नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज एक ट्वीट से चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि ये ट्वीट में जो कुछ बातें लिखी गई है वो पूर्ण तरीके से सत्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर करारा तमाचा भी है। ये ट्वीट किया है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। ट्वीट में बहुत सी ऐसी बातें कही गई है जिससे ये समझ आ सकता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कोई कितना भी अहंकारी उसका घमंड एक ना एक दिन जरूर टूटता है। कोई कितना भी अत्याचारी हो, दुराचारी हो, सितम ढाता हो, उस पर भी भारी पड़ने का दिन एक ना एक दिन जरूर आता है। क्या लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस ट्वीट में, आइए पढ़ते हैं। प्रभु की लीला बड़ी है निराली, बड़े ट्रोल और नफरती चिंटू ठगे ठिकाल, और हो भी क्यों ना, कर्मों का फल तो मिलता ही है ना। स्मृति ईरानी का अहंकार जनता ने चूर चूर कर दिया और अब मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दी गई। राहुल गांधी के बारे में गला फाड़ फाड़ कर बहुत सारी गलत बातें बोली, लेकिन 28/7/2022 की लोकसभा में सोनिया जी से अभद्रता ले डूबा। अब स्मृति ईरानी ओवर एक्टिंग ना करने की क्लास में दाखिला लेंगी। अनुराग ठाकुर गोली मारो, जो गद्दारों को गोली मारो वाला इन्होंने बात कही थी, जीत भी गए, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में नफरत फैलाने और जहर उगलने के अलावा इन्होंने क्या किया? इस देश की होनहार बेटियों तक को उनके हाल पर छोड़ दिया और राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ अपशब्द बोले। अब अनुराग ठाकुर नफरती भाषण ना बोलने की क्लास ज्वाइन करेंगे। राजीव चंद्रशेखर को केरल ने नफरत की राजनीति न करने का पाठ पढ़ाया। दौड़ दौड़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विपक्ष के नेताओं, समर्थकों और निष्पक्ष पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के अकाउंट और हैंडल सस्पेंड कर दिए। करवाने में ये बहुत एक्टिव भी नजर आए। अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने वाले से जनता ने उनसे उनकी राजनीति ही छीन ली। अब राजीव चंद्रशेखर ट्वीट्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और क्यों धमकाया न जाए की क्लास ले जाएंगे। पुरुषोत्तम रूपाला नरेंद्र मोदी के गुजरात के वह चहेते जिन्होंने अकेले क्षत्रिय समाज को इतना आहत किया कि सबने कमर कसकर बीजेपी का बहिष्कार किया। इस नाराजगी का खामियाजा गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठाना पड़ा। औरत किसी भी समाज से हो, उसके लिए गलीच बातें करने वाले व्यक्ति के लिए मंत्रिमंडल तो छोड़िए, सभ्य समाज में भी जगह नहीं। अब रूपाला महिला का सम्मान कैसे और क्यों किया जाना चाहिए उसकी क्लास में दाखिला लेंगे। दरअसल बहुत सी ऐसी शिक्षा की जरूरत भाजपा के पूरे शीर्ष नेतृत्व को है। शुरुआत हो गई है, जल्द ही बाकी लोगों भी जनता ऐसे ही पाठ पढ़ाएगी। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने जो बातें लिखी है और जिन लोगों पर निशाना साधा है, उसमें से सबसे अहम हो जाते हैं स्मृति ईरानी और साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला ने किस प्रकार से एक बयान दे दिया था और पूरे के पूरे क्षत्रिय समाज को आहत पहुंचाई थी। अब इसके बाद महापंचायतों में राजपूतों ने ये ऐलान कर दिया कि बीजेपी को बहिष्कृत करेंगे, बहिष्कार करेंगे और जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में होगी उसे वोट देने का काम करेंगे। ये पूरा का पूरा निर्णय जो है महापंचायतों में लिया गया। यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नेताओं की एक बयान की वजह से बीजेपी को कितना भारी नुकसान हुआ है, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। और इसका खामियाजा केवल राजपूत समाज में ही और केवल गुजरात में ही नहीं देखने को मिला। बहुत से समाज, बहुत से जातियों के लोग ने इस विषय को काफी गंभीरता से लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि परिणाम स्वरूप गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। दूसरी तरफ अगर स्मृति ईरानी की बात करें, वही स्मृति ईरानी है जिसने राहुल गांधी को हराकर, इन्हें ऐसा लग रहा था पिछली बार की जो जीत इन्होंने हासिल की है वो हमेशा के लिए कर ली है, ये सत्ता तो उनके हाथों से कभी जाएगा ही नहीं। और सबसे ज्यादा शर्म की बात इनके लिए ये है कि ये हारे भी एक ऐसे व्यक्ति से है जो शीर्ष नेतृत्व भी नहीं है कांग्रेस का, यानी कांग्रेस के लिए लंबे समय से काम करने वाले किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी हारी। अब किशोरी लाल शर्मा ने जो जीत, ऐतिहासिक जीत, लाखों वोटों के अंतर से जो दर्ज की है, वो अपने आप में काबिलियत तारीफ है। इससे ये भी समझ आता है कि लोग जो है वो जमीनी नेताओं को पसंद करते हैं, उन नेताओं को पसंद करते हैं जो जमीन से जुड़ाव रखते हैं और जो जमीन के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाते हैं और सुलझाने का प्रयास करते हैं। स्मृति ईरानी कितनी ज्यादा अहंकार में डूबी थी आपको अच्छे से मालूम है। पत्रकार जब उनसे सिर्फ महज एक सवाल पूछ रहे थे तो वो इतनी बौखला जाती थी कि पत्रकारों को धमकियां देती थी कि वो उन्हें नौकरी से हटवा दे।
अब एक ऐसी स्मृति ईरानी है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसमें इतना अहम हो, और यह अहम सत्ता का है कि उनके सर के ऊपर किसी का हाथ है, शीर्ष नेतृत्व का। अब ये शीर्ष नेतृत्व के हाथ तो अब स्मृति ईरानी के ऊपर है नहीं, और ऐसे में सवाल ये खड़े हो जाते हैं दोस्तों कि स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रुपाला, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, वही अनुराग ठाकुर जो गद्दारों को गोली मार जैसे हिंसक बयान देते हैं, जातिवाद, नफरत, घृणा फैलाने का काम, देश में तुष्टीकरण करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मंत्रिमंडल में जगह न देना इन तमाम नेताओं के साथ इंसाफ कर देता है? क्या देश की जनता के साथ इंसाफ कर देता है? जो इन नेताओं ने देश के लोगों को जहर घोलने का काम जो इस मिट्टी में किया है, उसका इंसाफ कैसे मिलेगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी में केवल उन लोगों को ही मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है जो या तो चुनाव हार गए हैं या जिसकी वजह से बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचा है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे अभी भी बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। खबरें तो ये भी आ रही थी कि नितिन गडकरी और उनके जैसे नेता जो दबे स्वर में ही सही बीजेपी के खिलाफ बोल देते हैं, या उनकी राजनीतिक पारी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी शांतिपूर्ण है। तो क्या ऐसे नेताओं को जिन्हें दरकिनार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उन्हें मंत्रिमंडल में जो जगह मिल गई है, उससे आखिर इस देश की नियति पर क्या असर पड़ेगा, लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? सवाल बहुत से है। सवाल तो ये भी है कि जिस योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया गया, आखिर उस योगी ने उत्तर प्रदेश में इतना बुरा परफॉर्म किया है, उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या ये उस पर जिम्मेदारी नहीं बनती कि योगी आदित्यनाथ इस हार का जिम्मेदारी ले ले? अब आरएलडी के जयंत चौधरी को कितने दरकिनार कर उन्हें पीछे वाली सीट पे जगह मिली थी, ये तो हम सबने देखा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यही अभी भी मंसूबा है कि जितने लोग फ्रंट फुट पर है या जो लोग अभी ताकत में है, जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, उन्हें महत्वता देकर, उन्हें प्रायोरिटी देकर बाकी लोगों की महत्वता को घटाने के लिए किसी को पीछे बिठा दिया जाए, किसी को बुलाया ही ना जाए और किसी को मंत्रिमंडल में जगह ना दी जाए? ये मंत्रिमंडल में जगह किसे मिली है, किसे नहीं मिली है, ये एक अलग विषय है। लेकिन कल जब ओथ हो रहा था, जब तमाम नेता शपथ ग्रहण कर रहे थे, संविधान को साक्षी मानकर ये कसम खा रहे थे कि पूर्ण आवाहन, पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी का आवाहन करेंगे, तो क्या वो सचमुच जिम्मेदार है? कि जिस प्रकार इनके जैसे नेता जो बार बार ये कह रहे थे कि देश में 2/3 बहुमत की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए है ताकि संविधान बदल दिया जाए, क्या अब संविधान बदलने की बात क्यों नहीं की जा रही? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के आगे झुका करते थे, वो अब उसी संविधान को अपने माथे पर लेकर क्यों आ रहे हैं? बहुत सी ऐसी तस्वीरें, बहुत सी ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं जो अब सचमुच सोचने पर मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं कि आखिर देश की लोकतंत्र की जीत तो हुई है, लेकिन अब ये जो तीसरी बार मोदी सरकार का जो नैरेटिव है, ना कहीं बीजेपी दिख रहा है, ना कहीं मोदी दिख रहे हैं, ना किसी की तस्वीर दिख रही है, और इस बार तीसरी बार मिली जुली सरकार देखने को मिलेगी कि क्या 5 साल सुचारू रूप से, टिकाऊ रूप से सरकार चला पाएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।